और दूसरा समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल, आप इन दोनों मॉडल को थोड़ा शांतचित होकर पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने देखो इसका अंतर अनुशासनात्मक जहां डाला है उसका मतलब है कि परीक्षा में इसका कोई विश्व इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके माध्यम से आपको बाकी भी समझ विकसित होनी चाहिए। तो देखिए जो पूंजीवादी मॉडल है उसका लाभ पक्ष भी है और हानि पक्ष भी है। देखिए लाभ पक्ष क्या है, तो लाभ पक्ष यह है कि आप यहाँ पर बल देते हो बाजार की शक्ति। तो जब बाजार की शक्ति की आप बात करते हो तो बाजार की शक्ति का बल होता है मुनाफा, मुनाफा जैसी उस प्रेरणा होती है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को पूंजी लगाने का उत्साह होता है। जब आप किसी को मुनाफा दोगे तो वह मुनाफा बढ़ चढ़ कर काम करेगा। तो इसका जो बाजार की शक्ति है वह मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार चलती है। तो मांग और पूर्ति का नियम यह होता है कि देखिए कि कोई अथॉरिटी को अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आप किसी अथॉरिटी को दोगे तो वह अथॉरिटी बहुत ईमानदार नहीं होगा, क्योंकि वह कुछ ना कुछ भाई भतीजा करेगा या कुछ ना कुछ क्रोनी कैपिटलिज्म होगा। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब यह हुआ कि भाई भतीजावाद, जैसे अगर किसी व्यक्ति को दोगे कि भाई आप किसी चीज को वितरित करो तो अपने संबंधियों को दे सकता है, वह अपने लाभ के लिए कुछ नियमों में तोड़-मरोड़ कर सकता है। लेकिन बाजार बिल्कुल न्यूट्रल है, वह मांग जैसी होगी, अगर जूते की मांग होगी तो बाजार जूते के उत्पादन को प्रोत्साहन करेगा, और टोपी की मांग होगी तो टोपी के। और जिस तरह बाजार, अब बाजार के मूड को समझोगे तो इकोनॉमी हेल्दी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे बाजार डिमांड करेगा इकोनॉमी को चलने दो, इकोनॉमी स्वस्थ रूप में चलेगी। और उसका यह भी कहना था, जो मैं आपको आर्थिक मंदी वाले ही बताऊंगा, इसका यह भी मानना था जो सेज लॉस के तहत है कि डिमांड और सप्लाई खुद, जैसे आप आपूर्ति करो, जिस समय आप प्रोडक्शन करोगे तो डिमांड खुद क्रिएट होगा, तो क्या प्रोडक्शन करोगे तो उतने लेवल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और फिर उनके पास परचेजिंग पावर आएगा। तो परचेजिंग पावर आएगा तो वही डिमांड भी क्रिएट करेंगे। तो मतलब उसका कहना है कि देखिए पूंजीपति है तो निवेश करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, तो मुनाफा के जरिए उनका चला जाएगा, और एक अंश वर्कर्स के पास उनके वेज पारिश्रमिक या उनके तनख्वाह के थ्रू वर्कर्स के पास जाएगा। तो वर्कर्स भी भारत बाजार में खरीदारी करने आएंगे और निवेशक भी बाजार में पूंजी लगाने आएंगे, तो फिर बाजार की पूंजी बाजार में लौटेगी और डिमांड क्रिएट होगा। ये उसका उनका मोटे तौर पर मानना है। तो आप इकोनॉमी को छोड़ दो। तो इसका सबल पक्ष क्या है कि उनका ये कहना है कि मुनाफा के कारण इकोनॉमी की कैपिटल बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे उसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो समाज में समृद्धि आएगी, तो सब तक रोटी खुद पहुंच जाएगी। आपको रोटी की चिंता नहीं करनी, सबके मुख तक रोटी पहुंचेगी और सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खुद बेहतर होता जाएगा। मजदूरों का भी भला होगा, पूंजीपतियों का भी भला होगा, ये इनका मानना था। इसका हानिकारक पक्ष क्या है? हानिकारक इसका पक्ष यह है कि जिसको ये छिपा जाते हैं या नहीं बता पाते हैं, वो इनका हानिकारक पक्ष यह है कि आप जिस समय मुनाफे के आधार पर चलते हो तो पूंजीपतियों के मुनाफे की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि वह मुनाफा कमाने के लिए बहुत बड़ा से बड़ा प्रयास करेंगे। तो उस कारण से क्या होगा कि एक तरफ धन का संचय कुछ हाथों में होता जाएगा, और जो सामान्य लोग हैं, उपभोक्ता और मजदूर, वह लाभ से वंचित होते जाएंगे, उनका शोषण होने लगेगा। तो समाज में एक आर्थिक विषमता आएगी, और जब आर्थिक विषमता आएगी तो एक तो जो कमजोर वर्ग है उनका शोषण हुआ, वह तो नकारात्मक पक्ष है। और दूसरा यह भी है कि जिस समय आप मुनाफा बढ़ाओगे और दूसरे की क्रय शक्ति, दूसरे के परचेजिंग पावर से छीनोगे, तो आपका खुद का मार्केट भी सिमटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जो आर्थिक मंदी आएगी, तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। पूंजीपति अपना बाजार स्वयं तोड़ते जाते हैं, वो इतना मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अपने वर्कर्स को ही उनके लाभों से वंचित करते जाते हैं, तो मार्केट में फिर इस तरह से मंदी की स्थिति आती है। ये पक्ष हुआ इसका। अब दूसरा देखो समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था यह कहती है कि देखो अर्थव्यवस्था राज्य के अधीन होगी, और राज्य ही डिसाइड करेगा, राज्य ही निर्णय लेगा कि कितना उत्पादन चाहिए और किस चीज का उत्पादन चाहिए। प्राथमिकता राज्य तय करेगा, उत्पादन में राज्य निवेश करेगा। स्टेट हैव टू वर्क एज एन इन्वेस्टर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। राज्य लोगों तक उसको पहुंचाएगा। राज्य मतलब द स्टेट विल डिसाइड कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड द स्टेट विल डिसाइड कि वेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यह राज्य तय करेगा। तो उनका मानना है कि जैसे अगर मान लो 100% जनसंख्या है, तो 100% जनसंख्या में जो पूंजीपति मुनाफा के आधार पर करते हैं, तो इतनी जनसंख्या को लाभ होता है और इतनी जनसंख्या उसे वंचित रह जाती है। तो इस जनसंख्या तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, इस जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच पाती है, तो इकोनॉमी का पूरा यूटिलाइजेशन कैपिटलिस्ट सिस्टम में नहीं हो पाता है। और जो समाजवादी मॉडल है वो राज्य प्राथमिकता तय करेगा, तो सभी तक शिक्षा पहुंचाएगा, सभी तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाएगा, सभी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। तो अधिक से अधिक इससे क्या होगा, एक तो इकोनॉमी, जैसे मुनाफा के आधार पर इकोनॉमी को आप चला रहे हो, तो निवेशक तो वही निवेश करेंगे जिसमें उनका फायदा होगा। इकोनॉमी का कुछ सेक्टर ऐसा होगा जहां निवेश नहीं आएगा, वो अनरियलाइज रह जाएगा। यहाँ राज्य तय करेगा तो सभी सेक्टर में निवेश करेगा और सभी लोगों तक आवश्यकता की वस्तुएं मुहैया कराएगा। इससे लोगों का सशक्तिकरण तो होगा ही, और स्किल बढ़ेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगा, और सभी क्षेत्रों में निवेश होगा। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर स्किल होगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसलिए जब ये समाजवादी व्यवस्था जब सोवियत रूस ने कायम की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वार्षिक ग्रोथ 40% तक पहुंच गया था। पूरी दुनिया चकित रह गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो अचंभित रह गए थे, देखो ये तो स्वर्ग है, इसमें तो हर जितने भी कमजोर लोग हैं उस सबका सशक्तिकरण हो रहा है, राज्य की कितनी तरक्की हो रही है, 40% ग्रोथ रेट। और उससे भी दिलचस्प बात यह हुई कि जब 1929-30 में दुनिया में आर्थिक मंदी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आई, तो सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में तो मंदी आनी ही नहीं थी। अरे मंदी तो तब आती है जब डिमांड कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, और जहां डिमांड भी राज्य के हाथ में है, सप्लाई भी राज्य के हाथ में है, तो मंदी कैसे आई? तो मंदी तो आ ही नहीं पाई। तो मंदी नहीं आ पाई तो मतलब यह हुआ कि यह इकोनॉमी प्रोग्रेस करती रही, तरक्की इसकी होती रही, यहाँ पर मंदी जैसी कोई बात नहीं हुई। तो और भी दुनिया में समाजवाद की प्रगति हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए घोषित किया था कि मैं मानता हूं कि भारत और विश्व की समस्या की एकमात्र कुंजी है समाजवाद। तो यह इसका लाभदायक पक्ष है। और इसका हानिकारक पक्ष क्या है, आइए देखिए।
इसका हानिकारक पक्ष है या सीमाएं हैं, इसमें मुनाफा की उत्प्रेरणा नहीं है। और जब मुनाफा नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इफ देयर इज नॉट द कैटलिज्म, नॉट द इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का इंसेंटिव ना होने की स्थिति में फिर इकोनॉमी स्टैग्नेट कर जाती है, इकोनॉमी पिछड़ जाती है। तो मुनाफा की उत्प्रेरणा नहीं है तो इसका मतलब है कि एक सीमा के बाद ग्रोथ रुकने लगता है। अब आप एक देखिए, आप सरकारी दफ्तरों में जाइए, देखिए वहाँ आपकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। प्राइवेट दफ्तर में जाइए तो उनको आपके से डायरेक्ट इंसेंटिव है, सरकारी दफ्तर में इंसेंटिव नहीं है क्योंकि सरकार से उनको तनख्वाह मिलता है, बनी बनाई नौकरी है, तो केयर नहीं है कंज्यूमर्स के प्रति। और जब वही इंसेंटिव अगर प्राइवेट सेक्टर में होता है तो आप जाएंगे तो वहाँ उनकी हॉस्पिटलिटी देख के, उनकी मेजबानी देख के दंग रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ प्राइवेट प्रॉफिट है, निजी हित है। तो वही बात है, एक बढ़ई को अगर आप तनख्वाह देने का चेयर बनाओ तो दिन भर में वो एक चेयर बनाएगा, और जब उसको इंसेंटिव मिलेगा कि भाई तुम जितने चेयर बना सकते हो बनाओ, बेचो और मुनाफा कमाओ, तो वही बढ़ई एक दिन में 5 चेयर बनाएंगे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में चूंकि व्यक्तिगत मुनाफा के लिए जगह नहीं थी तो स्टैग्नेशन आ गया। नंबर 1। नंबर 2, राज्य अर्थव्यवस्था राज्य के अधीन है, तो राज्य तो अर्थव्यवस्था चलाएगा नहीं, सरकार तो हर जगह है नहीं, उसकी जगह कौन आती है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी पहुंचती है तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आ जाता है, एक बड़ा स्टेट हो जाता है, लोगों के जीवन में हस्तक्षेप होता है। नौकरशाही जब आती है तो नौकरशाही आत्म केंद्रित हो जाती है और वह खुद उसमें भ्रष्ट हो जाती है। वहां पर लाल फीताशाही, जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं, करप्शन और लोगों के जीवन में हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है। तो ये इसका नकारात्मक पक्ष है। इसका भी सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष है, और इसका भी सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है। और बाकी मैंने आपको अपने अध्ययन सामग्री में ब्लॉग में दे ही दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जैसा भी होगा कल आपने बताना। हमारे जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो ऑनलाइन के बच्चे भी अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन भेजते रहना, हम इसका उत्तर देते रहेंगे। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो ऑफलाइन के बच्चे कल मिलेंगे, हम फिर उनसे वार्ता करेंगे। तो आप अगर मेरे इस विचार से अगर समझ जाए तो आप मतलब एश्योर कर दे कि आप समझ गए, मुझे भी तसल्ली होगी। और अगर आप नहीं समझे तो मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। फिर अब यहाँ 1929-30 विश्व आर्थिक मंदी, मंदी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तर्कशास्त्र में ही निहित क्योंकि अच्छा, मैं भी क्वेश्चन इसलिए नहीं फॉर्म कर रहा हूं कि मैं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा। अच्छा, इसका हेडिंग 1929 की आर्थिक मंदी नहीं देना है आपको, ऊपर देना है पूंजीवाद का द्वितीय संकट। प्रथम संकट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और पूंजीवाद का द्वितीय संकट। तो हमें पहुंचने दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, तब एक ही बार हम क्वेश्चन जो आपके लिए अपेक्षित होगा एक ही बार फॉर्म कर दें। तो मंदी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तर्कशास्त्र में निहित क्योंकि अत्यधिक मुनाफा अर्जन करने के उत्साह में पूंजीपति स्वयं अपना बाजार को क्षतिग्रस्त करते हैं। बस इतना आप पहले समझिए। देखिए, होता यह है, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका बल होता है मुनाफा कमाने पर। वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो मुनाफा कमाना में क्या होता है कि वह अतिरिक्त उत्पादन, मैंने अतिरिक्त मुनाफे का प्रयास अल्प उपभोग को जन्म देता है। मैंने यह अल्प उपभोग को जन्म देता है, अंडर कंजम्पशन को। मतलब होता यह है कि जब पूंजीपति ज्यादा मुनाफा कमाने लगते हैं तो उसमें मजदूरों को उनको उचित तनख्वाह नहीं देते। फिर कॉमन कंज्यूमर्स का भी शोषण होता है। बहुत सारे शोषण आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से भी शोषण हो जाता है, शेयर मार्केट के माध्यम से भी शोषण हो जाता है। कैसे? तो जब मैं बताता हूँ, जैसे बैंक है, तो बैंक में मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया को फिक्स किया 1 साल के लिए, और उसमें आपको 6% ब्याज पर फिक्स हुआ कि आपको 1 वर्ष में 6% यानी 1,06,000 रुपया मिलना है। इन द मीन टाइम क्या होता है कि आपने जो पैसे जमा किए, तो बैंक तो पैसे को रोक के नहीं रखता है। बैंक उस पैसे से SLR और CRR की राशि निकालकर शेष मार्केट में लेंड कर देगा, उधार दे देगा। तो मार्केट में लेंड करेगा तो जो उसको जो उस उधारी जो लेते हैं रकम को, तो जैसे कोई बिजनेसमैन है जिसने 10 लाख रुपये का लोन लिया, अब उसको 12% बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, क्योंकि उसको तो बिजनेस करना है तो ज़्यादा चार्ज करेगा। तो उसने 12% इंटरेस्ट उठाया, उसको
अब वह उसको मार्केट में लगाता है, एक ही बार वो 10 लाख नहीं अगर लगाता है, अगर फिर वो 5 लाख लगाया, 5 लाख अगर जमा कर दिया, तो बैंक फिर उस 5 लाख का एसएलआर और सीआरआर काट कर फिर मार्केट में दोबारा उसको लेन कर, मार्केट में फिर लेन कर दिया। एक ही रकम जब मार्केट में 3-3, 4-4 बार लेन होता है, इसका मतलब ये करेंसी मूवमेंट बढ़ जाता है। और फिर आज की तारीख में जब आप देखते हो कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी शुरू हो गया है, तो अब तो कुछ घंटों में और कुछ मिनटों में एक रकम एक से दूसरे क्षेत्र में बस पहुंच जाता है शीघ्रता के साथ। तो उससे क्या हुआ कि करेंसी का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे डिमांड ज़्यादा क्रिएट होता है और मुद्रास्फीति आती है। तो मुद्रास्फीति आ जाती है, तो अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने 12% लिया और 12% पर उसने लिया, लेकिन उस बिजनेस से उसने 30% मुनाफा कमाया, तो या 20% ही मुनाफा कमाया, तो उसको 12%, हाँ नहीं, 30% मुनाफा कमाया, तो 12% उसने इंटरेस्ट की रकम दे दी। तो आपको प्रीलिम्स में कभी पूछता है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो लेंडर को फायदा है या क्रेडिटर को फायदा है? तो डेटर जो लोन लेता है उसको फायदा है या जो देता है उसको फायदा है? तो जो लोन लेता है उसको फायदा है, क्योंकि मुद्रास्फीति आ जाएगी तो उसको पेमेंट में उतना पैसा तो मतलब एक तरह से कम ही हो जाता है। एनीवे, अब आपने पता चला कि बाजार में 10% की मुद्रास्फीति आ गई, तो आपने 1 लाख उसको डिपॉजिट किया है और 1,06,000 आपको मिलने वाला है अगले वर्ष। तो एक वर्ष पूरा होने पर तक 10% इन्फ्लेशन आ गया, तो आपका 1,06,000 तो मिला, लेकिन 10% इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद पता चला कि आपको वह जो 6,000 तो न्यूट्रलाइज हो ही गया और 4,000 आपको और डेफिसिट में चले गए। तो कायदे के हिसाब से अब आपका हो रह गया 96,000। एक तरह से कैलकुलेट करके देखिए, तो आपके परिवार ने पहले डिसाइड किया था कि इस बार हमें एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, सब कुछ तय था, लेकिन अब वॉशिंग मशीन की कीमत बढ़ गई, आपकी रकम, आपका जो इन्फ्लेशन के कारण आपका रकम का वेटेज कम हो गया, तो आपके फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं, इस वर्ष वॉशिंग मशीन नहीं खरीदूंगा, अगले वर्ष खरीदूंगा। इसी को कहते हैं अंडर कंजम्पशन या अल्प उपभोग। तो जिस समय कंज्यूमर्स अपना निर्णय लेगा कि हम ये अमुक चीज नहीं खरीदेंगे, इसका खामियाजा तो पूंजीपति को ही भुगतना है, जो उसको समझ में आता नहीं, उसे अपना उसका जो मार्केट सिकुड़ता चला जाता है, उस कारण से आता है मंदी। तो नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात और भी बताना यह चाहूंगा कि एक्चुअली मैं इस संदर्भ में एक बात आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें अधिकतर तुम देखोगे बुलबुला बनना, बुलबुला फूटना, बबल क्रिएशन और बबल ब्रस्ट, जो 1929-30 की आर्थिक मंदी में भी हुई थी। फिर आप देखते हो जो 2008-9 की सबप्राइम लोन क्राइसिस, यूरोजोन क्राइसिस भी हुई। एक्चुअली होता क्या है कि जो पूंजीपति है वह मजदूर और कंज्यूमर्स, उन दोनों के साथ जस्टिस नहीं करते हैं। यह जो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, तो मार्केट में परचेजिंग पावर कम होता जाता है। तो मार्केट में परचेजिंग पावर कम होता जाता है, तो ये बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंशियल सेक्टर से उम्मीद करते हैं कि आप मार्केट में रकम लाइए और लोगों में डिमांड क्रिएट करिए ताकि उनकी वस्तुएं बिके। तो मार्केट में जब वह रकम लेकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर आती है, तो होता उससे क्या है कि वह रकम चूंकि मार्केट में आई, तो लोगों के पास एक कृत्रिम रूप में आर्टिफिशियली परचेजिंग पावर आ जाती है, क्योंकि लोन के माध्यम से परचेजिंग पावर आती है। तो जब मार्केट में जब वो रकम, जैसे आप देखिए बबल बना हाउसिंग सेक्टर, कैसे, तो अब चीप लोन मिला तो लोगों ने हाउसिंग खरीदना शुरू किया, तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ता गया तो कीमत बढ़ती चली गई और आर्टिफिशियली उसकी कीमत काफी बढ़ गई। लेकिन उसको कहते हैं बुलबुला बनना। लेकिन जब बैंक को रिपेमेंट की बात आती है, तो रिपेमेंट उनके पास रेडी है नहीं, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ही समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो तो कोलेटरल जो उनका होता है, जो हाउस उन्होंने मॉर्गेज किया हुआ है, उसी को उन्होंने पटक दिया कि भाई ले लीजिए, हम तो आपको रकम नहीं दे सकते। तो इस तरह से जब 10-20 लोग अपने हाउस को सरेंडर करेंगे, तो हाउस की कीमत अचानक गिरेगी, तो उस हाउस के आधार पर जिसने लोन देता गया है, और जो लोन लेता गया है, तो जो लोन अब 80 लाख हाउस की कीमत है उस पर लोन दिया और मार्केट में उसकी वैल्यू तुरंत गिरकर 20 लाख हो गई। तो 20 लाख हो गई, तो 80 लाख पर जिसने 60 लाख लोन लिया हुआ है, 65 लाख लोन लिया हुआ है, तो जो बैंक जिन्होंने लोन दिया हुआ है उनकी रकम गई खटाई, और उनका ऊपर से नीचे तक चेन बना हुआ है। एक की रकम लैप्स हुई तो दूसरे की हुई, दूसरे से तीसरे की हुई, और बस आ जाती है रिसेशन, पूरी इकोनॉमी में मंदी आ जाती है। ये सब चक्कर है। और आप जैसे करंट में भी पढ़ेंगे तो ये सब तरह की 1929-30 में क्या हुआ था, इनफैक्ट क्या हुआ था, क्यों ये मंदी आई और मंदी ने किस प्रकार से इकोनॉमी के तरीके को बदल दिया। जैसे 1929-30 में अगर आप कारण देखेंगे, तो एक कारण में देखोगे कि पश्चिमी देश एवं उपनिवेशों के बीच व्यापार में असंतुलन आना, कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के कारण पश्चिमी देशों के द्वारा कृषि उत्पादों के आयात में कमी, बदले में आयात में कमी, बदले में उपनिवेशों के द्वारा विनिर्मित उत्पादों की आयात में कटौती,
कि निर्मित उत्पादों के आयात में कटौती। देखो इस असंतुलन को तो आना ही था, क्योंकि आप अगर दूसरे का काटोगे तो फिर आपका खुद का बाजार कटेगा, यही तो नियम ही है। तो हुआ ऐसा कि पहले जो उपनिवेश थे वह मातृ देश को कृषि उत्पाद और कच्चे माल का निर्यात करते थे, बदले में जो पश्चिमी देश थे वह उपनिवेशों को विनिर्मित वस्तु उपनिवेशों में निर्यात करते थे। अब क्या हुआ कि ये जो पश्चिमी देश थे, जिसको मातृ देश भी जो उपनिवेश बनाते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ तक अपनी कृषि अर्थव्यवस्था का मशीनीकरण कर दिया। तो उनका कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया। तो अब उनको जितनी चाहिए उपनिवेशों से कृषि उत्पाद, उसने की जरूरत रही नहीं। उन्होंने क्या किया कि वहां से कृषि उत्पाद को मंगाने में कटौती कर दी। तो आप सभी चीज बेचना चाहोगे, खरीदना नहीं चाहोगे, तो अंजाम क्या होगा? तो अब वो जो उपनिवेश है उनका परचेजिंग पावर तो आता था उनको कृषि उत्पाद बेचने से, तो उनका परचेजिंग पावर गिर गया। तो अब इनके विनिर्मित वस्तुओं को खरीदे कैसे? तो मंदी का वातावरण तो आना ही है। और दूसरा फैक्टर के रूप में काम कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच व्यापार असंतुलन, व्यापार असंतुलन। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यूरोप को बड़े पैमाने पर निर्यात। अब इनके जैसे अब अमेरिकी मोटर है वह यूरोपीय बाजार में छा गई और बदले में यूरोप उतने गुड्स अमेरिका को दे नहीं पा रहे हैं। तो अब अमेरिका और यूरोप के बीच असंतुलन हो गया। और तीसरा चक्कर क्या है? यूरोपीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी पूंजी पर निर्भर, अब जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था है वो यूरोपीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी पूंजी पर निर्भर हो गई। तो मतलब एक तरह से अमेरिकी पूंजी पर डिपेंडेंट है। अमेरिका जर्मनी को भी कर्ज दे रहा है, तब जर्मनी युद्ध मुआवजा अदा कर रहा है मित्र राष्ट्रों को। फिर मित्र राष्ट्र भी कर्ज लेकर यूरोप में जो आर्थिक पुनर्निर्माण हो रहा है वो अमेरिकी पूंजी से हो रहा है। वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्थिक पुनर्निर्माण हो रहा है वो अमेरिकी पूंजी पर हो रहा है। तो ये सब फैक्टर काम कर रहा है। और चौथा है कि अमेरिकी पूंजीपतियों का शेयर बाजार में निवेश में गहरी रुचि, निवेशकों को बैंक ऋण के माध्यम से मार्जिन मनी के आधार पर शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, इस कारण बुलबुले का बनना, मैंने बबल बनना और बबल ब्रस्ट आपको समझाया है, आपने बता देना आप समझे कि नहीं। बुलबुले का बनना जो 24 अक्टूबर 1929 को फूट गया। अब देखिए क्या हुआ। एक्चुअली अमेरिकी पूंजीपतियों की जो दिलचस्पी है वो दिलचस्पी आ गई शेयर मार्केट, और वो शेयर मार्केट में बढ़ चढ़कर निवेश करने लगे। फिर उन्होंने कंज्यूमर्स को प्रोत्साहित किया, जो कॉमन कंज्यूमर्स थे, कि आप शेयर मार्केट में निवेश करो। तो उसके लिए बैंक को अधिकृत किया गया या बैंक को प्रोत्साहित किया गया तो शेयर खरीदने के लिए कंज्यूमर्स को लोन दे। उसमें क्या था कि मार्जिन मनी पर लोगों को शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया, या मार्जिन मनी पर लोगों को शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मार्जिन मनी से आशय है, अगर मान लीजिए शेयर की कीमत ₹100 है, माना कि $100 है, तो उसमें $10 कंज्यूमर खुद अपना लगाए और $90 उनको बैंक से ऋण मिल जाएगा। उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में निवेश हुआ। और वैसे भी शेयर मार्केट की प्रकृति ऐसी होती है, वह तो उत्पादन में कहीं शेयर लगता नहीं है। शेयर मार्केट हाँ लगता है उत्पादन में, लेकिन शेयर मार्केट का जो शेयर है वो सेकेंडरी मार्केट है। और जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि जो कोई कंपनी आईपीओ जारी करता है, उस आईपीओ से जो उसको रकम मिलती है वो डायरेक्ट निवेश में जाता है, डायरेक्ट वह इन्वेस्टमेंट में वो रकम लगाई जाती है। फिर जो वह कंपनी का जो शेयर है जो प्राइमरी सेक्टर में जो उसने आईपीओ के रूप में जारी किया है, उससे तो उसको जो पैसा निकालना है वो निकाल कर लगा देता है। अब वह जो उसका शेयर है वो अब सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट में उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। अब
मार्केट में बहुत सारे खरीदार आ गए और मार्केट में उस शेयर की खरीद बिक्री होती है, तो जिस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस होता है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर शेयर का कॉस्ट बढ़ता जाता है मार्केट में। और जैसे अब जैसे रिलायंस कंपनी वगैरह, तो उसके शेयर्स में कितनी मारामारी होती है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। लेकिन अब बात परफॉर्मेंस की नहीं रह जाती है, उसमें बहुत सारा फैक्टर काम करने लगता है। एक, अगर कभी विदेश का पैसा आ जाता है, जैसे अभी देखते हो पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें जिसको आप कहते हो कि एक तो आपका एफडीआई हुआ, दूसरा एफआईआई के माध्यम से आ जाता है, या मतलब कई बार कंपनी भी शेयर बाईबैक करके शेयर के मूल्य को बढ़ाती है। इस तरह से करके शेयर का मूल्य कई बार आर्टिफिशियल बढ़ा दी जाती है, बहुत ज्यादा आसमान छूने लगती है। लेकिन अचानक शेयर का भाव अगर गिर जाता है तो उसमें जो निवेश किया है वो संकट में आ जाता है। वही बात हुआ, उसमें क्या हुआ कि बुलबुला बना, इतना डिमांड हुआ, और जब बैंक के रिपेमेंट की बात आई, मार्जिन मनी पर उन्होंने लिया था, तो उन्हें रिपेमेंट करने में विफल हुए, तो फिर बहुत सारे लोग अपना शेयर बेचने लगे। जो शेयर बेचने लगे उसी में शेयर मार्केट क्रैश कर गया। और ये घटना है 24 अक्टूबर के दिन, वो बृहस्पतिवार का दिन था, उसका काला बृहस्पतिवार या ब्लैक थर्सडे कहते हैं। अब शेयर जो अमेरिका में गिरा वो उठा नहीं। तो उसी तरह की बात है कि शेयर का भले ही डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में नहीं हो, लेकिन जब शेयर गिरता है तो वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पूरी इकोनॉमी पर कर डालता है। वही अमेरिकी पूंजीपति घबरा गए, और जब शेयर मार्केट क्रैश किया तो उन्होंने दुनिया में जहां पूंजी लगाई थी, यूरोप में पूंजी लगाई थी, यूरोप से पूंजी खींचने का प्रयास किया, तो यूरोप में भी इसका तुरंत ये बुलबुला का असर यूरोप पर पड़ा, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट यूरोप पर पड़ा। और फिर देखते देखते पूरी दुनिया में मंदी की मार आ गई, चाहे वो कच्चे माल के उत्पादक हो या फिर विनिर्मित वस्तु, तो सभी इस मंदी के शिकार हो गए। एकमात्र देश बचा रहा सोवियत रूस, बल्कि वो विश्व अर्थव्यवस्था से कटा हुआ था और समाजवादी अर्थव्यवस्था था राज्य के नियंत्रण में। मैं आपको बता चुका हूं। तो आज इतना ही, कल मैं आपको रूबरू कक्षा में मिलता हूं और फिर इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि कैसे इसका निराकरण हुआ। और एक बात और कर लीजिए, आप लोग साथ में फांसीवाद और नाजीवादी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, क्योंकि इतना तक तो शायद आपने पढ़ा होगा, फिर आप फांसीवाद और नाजीवाद भी पढ़ें। थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूं, फिर आपका क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूं। अंतरांशास्त्रात्मक केनेसियन अर्थशास्त्र वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत मजेदार चीज है। और विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया में फांसीवाद नाजीवाद 489, ये संख्या 490, 91 और 92, यानी अगर आप पढ़ सकते हैं तो 489, 90, 91 और 92, इतना पेज आप 489 से 492 में पढ़ लीजिए। अब आपका क्वेश्चन है, उसको देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है पवन लोहिया का, फाउंडेशन 36 नाम से आशीर्वाद पवन। तो मेरा प्रश्न यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक और जहां ब्रिटिश ने कुछ देशों के साथ की गई संधि के आधार पर अपना वादा निभाया, वहीं दूसरी ओर भारत को रॉलेट एक्ट प्रदान किया। सर उसके पीछे क्या कारण है? ब्रिटिश ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को नहीं माना और रॉलेट एक्ट दिया। क्या ब्रिटेन और भारत के बीच भी युद्ध में सहयोग के बदले स्वशासन को लेकर कोई करार हुआ था? नहीं, ऐसा कोई करार नहीं था। गांधी जी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, या फिर भारतीय राष्ट्रवादियों को, कुछ राष्ट्रवादियों को ऐसी उम्मीद थी। और जहां तक वायदा निभाने का प्रश्न है, तो अपने किसी भी देश के साथ ब्रिटेन ने उसमें वायदा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं निभाया है। उसने चीन को भी धोखा दिया है, उसने मिस्र को भी धोखा दिया है, सभी को धोखा दिया है। तो इसलिए वादा निभाने का, वादा निभाया है तो अपने यूरोपीय पार्टनर्स के साथ थोड़ा बहुत निभाया है। तो गुप्त संधि के तहत उसे कुछ न कुछ आश्वासन दिया था। भारत और उपनिवेशों को तो एक तरह से वो छलावा ही था, तो छलावा। और रॉलेट एक्ट इसलिए लाया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में बड़ी तीव्रता आई। उसी समय आप देखते हो कि जो देश और विदेश दोनों में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उभार आया था। अफगानिस्तान में महाराजा महेंद्र प्रताप थे, इधर यूरोप में अजीत सिंह थे, मैडम कामा थी, उधर उसी समय वीडी सावरकर भी सक्रिय हुए थे, पहले आपको याद होगा। और वैंकूवर में जीडी कुमार थे, उधर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना और भाई परमानंद ने सैन फ्रांसिस्को में गदर मूवमेंट चलाया था। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को इतना बड़ा प्रसार हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसी को देखते हुए रॉलेट एक्ट ले आए। उन्होंने इस बात की थोड़ी भी इस बात पर विचार नहीं किया कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने कितनी सहायता की है वर्ल्ड वॉर में, कितना से कृतज्ञता दिखाई। फाउंडेशन 29 नीरज सर कृपया इस कथन को स्पष्ट करने की कृपा करें कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोपीय साम्राज्य को समाप्त तो नहीं कर सका, परंतु साम्राज्यवाद के ताबूत में पहली कील अवशेषित हुआ। साम्राज्यवाद के ताबूत में पहली कील से हमारा आशय यह है, आपने सही समझा। जैसे देखिए, एक्चुअली जहाँ तक उपनिवेश मुक्ति का सवाल है, उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया तो आरंभ होगी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो उपनिवेशों में राष्ट्रवादी चेतना लाई, जो राष्ट्रवादी चेतना भारत में भी आई है, चीन में भी आई है, मिस्र में भी आई है, तो चूंकि स्वशासन की मांग पहले उठी होम रूल मूवमेंट में, फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रॉलेट एक्ट लाए, तो गांधी के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय मूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन आ गया। तो धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार हुआ, और सबसे बढ़कर ये राष्ट्रवादी चेतना अब किसानों के बीच, सैनिकों के बीच और जनसामान्य के बीच भी आने लगी। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनलिज्म को एक्टिवेट कर दिया। भले स्वतंत्रता ना दी हो, लेकिन भविष्य की एक संभावना जरूर दिखा दी। ये कहने का भाव है इसमें। जीत साहू फाउंडेशन 36 प्रणाम आशीर्वाद जी। आपका प्रश्न है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन और पेरिस शांति सम्मेलन के भविष्य निर्धारक एजेंडों में 14 सूत्री कार्यक्रम में यूरोपीय अल्पसंख्यक समूहों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के साथ साथ जब सोवियत रूस को इसका भूभाग लौटाने का क्रियान्वयन किया गया था, उसके पश्चात भी गुप्त संधि में ब्रिटिश और फ्रांसीसी पीएम के साथ सोवियत रूस क्यों आया, जिसके कारण 14 सूत्री कार्यक्रम को विफल कर दिया गया। इससे रूस को क्या फायदा मिला? उससे पहले भी 14 सूत्री कार्यक्रम उसका भूभाग दिया जाना था। जी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न को दिमाग में रखते हुए मैंने वहाँ इंगित करके बता दिया। एक्चुअली आपके दिमाग में दो अलग अलग घटनाएं जुड़ गई हैं। जो ब्रिटिश गुप्त संधि ब्रिटिश फ्रांसीसी के साथ सोवियत रूस नहीं था, वो केवल रूस था, और जार निकोलस द्वितीय का रूस था। वह रूस लेनिन का रूस सोवियत रूस नहीं था, लेनिन का सोवियत रूस उसके बाद बना है। और अगर मित्र राष्ट्रों ने जार निकोलस द्वितीय के रूस को नहीं पनिश किया है, वो लेनिन के सोवियत रूस को पनिश किया, क्योंकि वो साम्यवादी सरकार थी। तो मुझे लगता है कि जीत आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई कसर रह गया तो आप कल हमें कहना। दूसरा, सोवियत रूस के गुप्त संधि में आने से अमेरिकी प्रेसिडेंट की 14 सूत्री कार्यक्रम विफल हुए, परंतु फिर भी द्वितीय युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस कैसे मिलकर लड़ी, मतभेद के बाद भी कैसे संभव हुआ? देखिए, तो अब मुझे लगता है पहले क्वेश्चन से ही आपका दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, उसका हल तो हो गया। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों मिलकर लड़े, उसकी भी दिलचस्प परिस्थिति है, और वह भी मैं आपको बताऊंगा कल से परसों तक, वह भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे और क्यों मिलकर लड़े। अंचल वर्मा ऑनलाइन बैच होनी सांचल नमस्ते साथी। सर, यदि कूटनीतिक प्रक्रिया चल रही होती, युद्ध का कोई ना कोई समाधान ढूंढ लिया होता, इस कथन में क्या तात्पर्य? इस कथन का तात्पर्य है कि अगर दो लोगों के बीच
झगड़ा हो रहा है और अगर मजबूत पंच उपस्थित हो, उचित पंचायत से झगड़े को या जो एक खूनी संघर्ष को रोका तो जा सकता है। तो मतलब इससे पहले भी ऐसा हुआ था, इटली के शासक की हत्या हो गई थी 1900 में, 1909 में पुर्तगाल के शासक की हत्या हो गई थी, लेकिन तब कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध नहीं हुई थी। और इससे पहले भी आप देखोगे, जैसे मोरक्को क्राइसिस फर्स्ट आया था, मोरक्को संकट द्वितीय आया था। तो कई बार इस प्रकार के संकट आते थे जब दो शक्तियों की टकराहट होते होते बसती थी, लेकिन फिर आपस में, जैसा बर्लिन कांग्रेस में देखो बिस्मार्क ने पंचायत करके अफ्रीका के कारण युद्ध को रोक दिया था। तो उसी प्रकार से कूटनीतिक प्रक्रिया चलती रहती तो संभव था इस राजेवो हत्याकांड के बाद उसका कोई रास्ता ढूंढ लिया जाता, जो कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध होने से यह काम नहीं हो सका। वही आपको बताया जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध प्रेरित व्यापार को प्रोत्साहन दिया, जिसने अर्थव्यवस्था को क्षति हुई। कृपया स्पष्ट करें। युद्ध प्रेरित व्यापार का मतलब है कि जब वॉर होता है तो वॉर में बहुत सारी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, सेना को भी पड़ती है, सिविलियंस को भी पड़ती है। इस कारण से क्या होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब डिमांड बढ़ जाता है तो उसमें व्यापारियों की चांदी हो जाती है कुछ समय के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं, और फिर वस्तु का मूल्य भी मनमाने ढंग से लेते हैं। उसको युद्ध प्रेरित व्यापार करते हैं, युद्ध के कारण बढ़ता है। परंतु जब युद्ध समाप्त होता है तो फिर उस व्यापार को धक्का लगता है, और तब कुछ समय के लिए मंदी की स्थिति भी आ जाती है। उसी युद्ध प्रेरित व्यापार से मतलब है। प्रथम विश्व से तर्कवाद एवं मानव विवेक की अवधारणाओं किस प्रकार आघात पहुंचा। जैसे देखो, पहले माना जाता था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे थे, तर्कवाद के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब देखा कि मानव के द्वारा मानव का नरसंहार किया जा रहा है। और तो और छोड़िए, जो ट्रेडिशनल या जो कन्वेंशनल वेपन्स थे उसका यूज तो हो ही रहा था, लेकिन उसके अलावा रासायन, केमिकल वेपन, ईश्वर न करे कभी केमिकल वेपन के जो सफरर्स है उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर की चमड़ी गलकर अलग हो जाते हैं केमिकल वेपन से। बायोलॉजिकल वेपन्स है। अब लोग कहते हैं ना, जो कोरोना के बारे में बोलते हैं कि यह भी कहीं चाइना का बायोलॉजिकल वेपन्स तो नहीं था, या चाइना कहीं बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा था, जो स्लिप कर गया है ना, जिसको मतलब लैब लीक थियरी भी बोलते हैं। तो अब पता नहीं लैब लीक थियरी ना हो या लैब लीक थियरी हो, अगर लैब लीक थियरी है तो चाइना कितनी बुरी चीज बना रहा था, जो धोखे से थोड़ा स्लिप हुआ तो पूरी दुनिया में यह क्षति पहुंचाया। और अगर यही चाइना ने किया होता तो क्या हाल उसका होता, उसका अनुमान कर सकते हो। तो जब इंसान इंसान को इस कदर मारने लगे तो तर्क क्या, गुडविल क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व क्या। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने तो दिखा दिया कि मानव मूलतः वहसी है, बर्बर है। अभी सभ्य होने वो बात जो करे लेकिन सभ्य हो नहीं पाया है, तो वही तर्कवाद को धक्का लगा। अमित कुमार ऑनलाइन बैच, ये अमित पन्ना वैसा पेरिस शांति सम्मेलन के प्रभाव से क्या तात्पर्य। प्रभाव से तात्पर्य का मतलब है कि पेरिस शांति सम्मेलन ने क्या दुनिया पर प्रभाव डाला। तो प्रभाव यही डाला कि पेरिस शांति सम्मेलन की देन है द्वितीय विश्व युद्ध। पेरिस शांति सम्मेलन का जो अधूरा एजेंडा है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सेकंड वर्ल्ड वॉर में तब्दील किया। मैंने क्वेश्चन को भी रोका हुआ है कि एक बार हम सेकंड वर्ल्ड वॉर तक पहुंच जाते हैं तो आपका जो पार्ट नंबर 4 है उसका क्वेश्चन एक ही साथ डालेंगे। तो आप देखोगे पेरिस कॉन्फ्रेंस का जो प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं वॉर को जन्म देगा। और सर बाल्फोर घोषणा समझ में नहीं आया, कृपया इसे एक बार पुनः समझा दीजिए। देखो, बाल्फोर घोषणा है, उसे तात्पर्य है कि ब्रिटिश को यहूदी डायस्पोरा मैंने बताया, उसे कुछ रकम की जरूरत थी। मैंने उसने यहूदियों से कुछ सहायता मांगी वॉर के समय। तो यहूदियों का वैसे बहुत पैसे वाले लोग थे और उसका प्रभाव बहुत सारे राष्ट्रों पर था। तो यहूदी लॉबी ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि फिलिस्तीनी हमारा ओरिजिनल क्षेत्र है, आप हमें उस क्षेत्र में बसा दीजिए। फिर मतलब उस भूभाग हमारी मातृभूमि है, हमारा वो मदरलैंड है, वहां पर फिर हमको रिस्टेब्लिश करवाने में आप हमें सहायता करिए। तो आप जानते हो कि 1917 में, चूंकि उस फिलिस्तीनी क्षेत्र पर ब्रिटिश की नजर अरब क्षेत्र पर थी, तो 1917 में एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था बाल्फोर। उसने अपनी घोषणा लाई यहूदियों के समक्ष और उससे वादा किया कि हम आपको फिलिस्तीनी क्षेत्र में आपको हम मातृभूमि देंगे। और फिर ब्रिटिश ने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वही सब तो पंच थे ब्रिटिश फ्रेंच, उन लोगों ने आपस में भूभाग को बांटा। तो फिलिस्तीनी क्षेत्र ब्रिटिश ने अपने नियंत्रण में रखा और वहीं पर यहूदियों को उकसाया और यहूदी जनसंख्या को बसाया। जो मैंने आपको कहा वही आज इजराइल और फिलिस्तीनी के प्रॉब्लम के रूप में पैदा हुआ है। तो वही हमने जिक्र किया था बाल्फोर घोषणा। 3 एग्रीमेंट की जिक्र किया, हुसैन महून एग्रीमेंट, साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट और बाल्फोर घोषणा। ये 3 ने जो परस्पर विरोधी है उसने अरब क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं को जन्म दिया है। ये हम आपको बताना चाहिए। तो मेरे विचार से बच्चों आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कुछ अगर त्रुटि रह गई हो तो बताना, फिर हम कल मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू। जस्ट टीम, अपना वर्क एंड टाइम इज ओवर, सो प्लीज डिस्कनेक्ट।